वीकली एक्सपायरी का दिन और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। 15,600 के ऊपर, दरअसल डे हाई पर ठीक इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 188 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी आज पुल बैक नजर आया है। 500 अंकों के उछाल पर दरअसल ये इंडेक्स खड़ा है 33,357 के स्तरों पर। आज मिड कैप्स में भी रौनक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। 5:1 का आसपास का यहाँ पर रेशियो बनता हुआ दिखाई दिया है और 350 अंकों तक का उछाल ये इंडेक्स दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर आज ऑटो कंपनियां, मेटल शेयर, बैंकिंग काउंटर्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, इनमें तेजी देखने को मिल रही है। लार्जली आप देखेंगे तो तेजी का साथ आज बाजार दे रहा है, जहां पर इस हफ्ते हमने देखा है काफी उठापटक देखने को मिली है। लार्जली यही स्क्रिप्ट फॉलो की जा रही है। एक दिन तेजी तो अगले दिन मुनाफा वसूली, फिर अगले दिन तेजी। यही रोलर कोस्टर राइड दरअसल मार्केट्स में चल रही है। इस बीच हमारे जानकारों की क्या ट्रेडिंग रणनीति रहेगी और खास तौर से किन नए सौदों पर फोकस करेंगे, ये वो हम आपको बताएंगे खिलाड़ी नंबर 1 में। लेकिन कल तक के रिटर्न्स पहले स्क्रीन पर। 3:30 बजे तक कल की स्थिति ये थी कि रुचित जैन 4.5% तक के रिटर्न्स दिखाने में कामयाब रहे। अमित सेठ 0.29% के रिटर्न्स। क्रिस सुब्रमण्यम की स्थिति और बिगड़ गई है, -11% तक के रिटर्न्स इनके हैं। आज किन सौदों पर फोकस किया जाए और आज किस पुलबैक को पहले कैसे ट्रेड करना चाहिए? अमित, आपकी मैं राय लूंगी। 15,600 पर पहुंचे हैं, लेकिन यही हो रहा है कि 2 कदम आगे चलते हैं, फिर 3 कदम वापस लेते हैं। तो आज का ये मूव स्पेशली एक्सपायरी के दिन कितना सस्टेनेबल है और कितना बिलीवेबल है कि इस समय अगर कोई तेजी करता है वो दोपहर तक रिग्रेट नहीं करेगा? हर्षिता मैम, आज का जो मूव है वो काफी मुझे सस्टेनेबल लगता है, बिकॉज अगर हम ओआई डेटा देखें तो पी राइटर्स अभी भी इसमें फॉर्मिडेबल हैं। पी माइनस सी का अगर आप रेशियो देखें तो काफी फेवरेबल है। निफ्टी प्रीवियस डे हाई को क्रॉस किया 567 के लेवल पे, 15,567। उसके बाद नेक्स्ट इसका R2 का टारगेट बनता था लगभग 15,623 से लेके 630 तक, बियॉन्ड विच मुझे लगता है कि 15,700 तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन ऑलरेडी वी हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट लगभग 200 पॉइंट्स। तो मुझे स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली लगता है मेंटेन करेगा, बट लेकिन द मेजर जूस इज आउट। हमने जो रैली देखनी थी वो देख ली है। यहाँ से मैक्सिमम 40, 50 या 70 पॉइंट्स की मैक्स रैली हम देख सकते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो आज के गेन्स हैं ये टिल एक्सपायरी सस्टेनेबल रहेंगे, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, लुकिंग एट द डेटा करंटली। तो डेटा फिलहाल इंडिकेट कर रहा है कि तेजी सस्टेन कर सकती है। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। हर्षिता जी, हमें लग रहा है कि मार्केट ये जो तेजी है ये इस बार थोड़ा पुल बैक मूव कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा पहले से कंपैरेटिव में। तो शायद इस बार हम 3 कदम आगे चलेंगे और 2 कदम पीछे चलेंगे। तो जो पूरा रिट्रेसमेंट है, हमने देखा कि 2 वीक कंटिन्यूस फॉल आया था मार्केट में 16,700 से लेके 15,200 तक, और वो फॉल में पुल बैक्स नहीं थे। तो इस बार का जो पुल बैक है वो पूरे ये फॉल को रिट्रेस करेगा और वो ये फॉल का 38.2% को दिखाई देगा लगभग 15,800 के आसपास। और नो टेक्निकली दूसरे टारगेट जा रहे हैं 15,910 के आसपास आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 15,900 तक ये अप मूव एक्सटेंड रहेगा, ये पुल बैक मूव। तो करंट लेवल्स पे भी मौके आपको स्टॉक स्पेसिफिक ढूंढने चाहिए बाइंग स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, और 5900 तक एटलीस्ट ये पुल बैक एक्सटेंड होते हुए हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो 5900 तक ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि यहाँ से और 300 पॉइंट ऊपर। क्रिस, ये जो पुल बैक आया है, आई एम श्योर इट्स अ बिग रिलीफ टू यू, लेकिन आप अपने आप को कैसे पॉइज कर रहे हैं इसका फायदा उठाने के लिए? हर्षिता, मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर बीटन डाउन काउंटर्स है, जहाँ पर ऑलरेडी हमने सोमवार मंगलवार को एक्चुअली अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, लेकिन कल के गिरावट में वापस यहाँ पर जो भी गेन्स थे गवा दिए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि शायद ये बीटन डाउन काउंटर्स ही यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली के सहारा देगा। और अभी भी मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर निफ्टी जो है जो इतनी जल्दी से रिट्रेस करेगी कल का हाई भी, तो 15,800 तक जाने की क्षमता रखती है। और जहां तक बैंक निफ्टी है, यहाँ पर भी अच्छी खासी यहाँ पर पुल बैक देखने को मिली है। तो आई थिंक ब्रॉडली 33,800 900 तक जाने की एक पोटेंशियल रखती है।
क्योंकि अगले हफ्ते भी यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली में डेफिनेटली मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और खास करके मेटल्स में मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो मेटल्स पर फोकस रहेगा। एक बार क्रिस का पोर्टफोलियो लेकर आइए। कल तक क्रिस दरअसल मिड कैप आईटी कंपनियों पर फोकस थे। एल&टी इन्फोटेक जैसा ट्रेड हो या फिर आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ई क्लर्क, सभी से हालांकि कल इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। क्रिस, आज बताइए क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया हर्षदा कि मैं दाल लगाना चाहूंगा बीट एंड डाउन काउंटर्स पे, तो मेरा पहला पिक होगा यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम, जहां पर 2021 में इतनी जबरदस्त तेजी देखी थी लेकिन काफी ओवरसोल्ड पोजीशन पे अभी पहुंच गया है। मेरा मानना है कि शायद नेशनल एल्यूमिनियम में एक खरीदारी की जा सकती है। 68 का स्टॉप लॉस और 76 का टारगेट। 68 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की सलाह। नाल्को आज 1.5% ऊपर है, 70 के पार ट्रेड करता हुआ, तो 76 टारगेट के तौर पर काम करेगा क्रिस के लिए। चलिए अब अमित सेठ का पोर्टफोलियो देखते हैं। और अमित ने दरअसल आज मारुति में प्रॉफिट बांध लिया है। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड इन्होंने कल आइडेंटिफाई किया था। 8165 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया। टाटा एलेक्सी को होल्ड कर रहे हैं। नया क्या जोड़ेंगे अमित? हर्षिता मैम, नया मैं जोड़ूंगा सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक ऑन आवरली चार्ट से स्टार्टेड फॉर्मिंग हायर हाई हायर लोज। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है आवरली चार्ट्स पे। अल्ट्राटेक करंटली ट्रेड कर रहा है 5486 पे। स्टॉप लॉस रखूंगा 5350 का और मेरा लगभग टारगेट रहेगा 5750 रुपीस का अल्ट्राटेक में। 5750 का टारगेट यहाँ पर अल्ट्राटेक में अल्टीमेटली आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक तेजी का सौदा बन रहा है। 1.5% ऊपर रोटेशन हो रहा है बेसिकली मार्केट में। एक दिन एक तेज सेक्टर में तेजी आती है, दूसरे दिन उसमें मुनाफा वसूली आती है। तो कल डाउन डे था सीमेंट कंपनियों के लिए, आज पुल बैक आता हुआ और 5750 के लिए एक मौका, 5350 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रुचित ने नोसिल और एलआईसी हाउसिंग के ट्रेड्स को दरअसल कैरी किया है। रुचित, एक जगह खाली है, क्या ऐड करेंगे आप? जी, एक मिड कैप स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, वो है जीएमडीसी, जो करंटली 130 पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक देखेंगे तो पिछली तेजी में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में पूरे अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया था। मिड कैप स्पेस में करेक्शन के साथ साथ इसमें भी प्राइस वाइज करेक्शन आया, लेकिन ये करेक्शन में वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं रहे कंपेयर टू जो तेजी में वॉल्यूम्स देखे गए थे। और स्टॉक अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड है, तो आई थिंक बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे एक अच्छे खासे पुल बैक मूव के लिए। तो ये 136.50 के आसपास खरीदारी करे, करंट प्राइस पे 131 का स्टॉप लॉस रखे और पुल बैक मूव में 155 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। 5 की तरफ जीएमडीसी ट्रेड करने की पूरी क्षमता रखता है। आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, 4% के गेन्स यहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं और ये एक तेजी का कैंडिडेट है। अच्छा, एक एक स्टॉक और अमित और क्रिश ऐड कर सकते हैं। आप सोचिएगा दोनों कि क्या ट्रेड में आइडेंटिफाई करेंगे। तब तक सीएनबीसी आवाज पर हम लेकर आते हैं कॉर्पोरेट स्कैन। और आज फोकस में क्वेस्कॉर्प के साथ साथ ऑलसेक टेक्नोलॉजीज है। दरअसल बोर्ड ने इनके अमेलगमेशन को मंजूरी दे दी है, विलय को मंजूरी दे दी है। ऑलसेक के 100 शेयरों के बदले में आपको क्वेस्कॉर्प के 74 शेयर मिलेंगे। लेकिन सिनर्जीज क्या है इस पर्टिकुलर डील की, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्वेस्कॉर्प के सीईओ गुरुप्रसाद श्रीनिवासन हमारे साथ है। मिस्टर श्रीनिवासन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। What is Questcorp gain with this amalgamation? अगर आप एक अंदाजा हमारे दर्शकों को दे सके, आपके शेयर होल्डर्स को दे सके। Shraddha, thanks for having me here. ये amalgamation जो proposal हमने किया है, it's a good move to both Quest and Allsec shareholders. Allsec shareholders will, tend to get a wider float of Quest over a period of time as and when this happens. Quest का dividend policy भी है in place, which will also be benefited by the Allsec shareholders. इसका integration is going to be a major focus for us. हमारा customer base जो भी है, Allsec will be able to leverage and bundle the services together to accelerate the growth of its revenues. Quest is present in 10 geographies globally, and it will be good to access and participate in larger RFPs with customers. So that is going to be the primary. Plus, it will also simplify the corporate structure for Quest, integrating them into and ease of operations, and to some level, it will also help us to optimize cost in terms of the administration or any kind of legal governance compliances that we are incurring currently.